राहुल ने अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच देखी। रात के 11 बज चुके थे। सूरत की क्लाइंट मीटिंग से वो अभी अभी फ्री हुआ था। पूरा दिन दिमाग खपाने वाला रहा था और अब उसे बस मुंबई में अपने आरामदायक फ्लैट में पहुंचना था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में उसकी दुनिया कोड, लॉजिक और डेटा के इर्द गिर्द घूमते थे, जहां हर समस्या का एक तार्किक समाधान होता था। लेकिन आज की रात उसे नहीं पता था कि उसकी तार्किकता की सीमाएं कहां खत्म होने वाली थीं। उसने अपनी चमचमाती सेडान का दरवाज़ा खोला और ड्राइवर सीट पर खुद को ढीला छोड़ दिया। एसी ऑन किया और गाड़ी को बैक किया। रॉकमैन रॉक की प्लेलिस्ट लगाई। हल्की सुकून देने वाली गिटार की धुनें कार के स्पीकर में गूंजने लगी। राहुल ने एक लंबी सांस ली और स्टीयरिंग पर हाथ रखे धीरे धीरे शहर की जगमगाती सड़कों से निकलकर हाईवे की ओर बढ़ने लगा। रात का सफ़र उसे हमेशा पसंद आता था। सड़कें लगभग खाली होती थीं, ट्रैफिक का शोर नहीं होता था और उसे अपनी धुन में खोया रह सकता था। कभी वो अपने अगले प्रोजेक्ट का जटिल एल्गोरिदम के बारे में सोचता तो कभी बस संगीत में लीन हो जाता। जैसे ही गाड़ी शहर की आखिरी रोशनी को पार कर सुनसान हाईवे पर पहुंची, अंधेरे ने उसे चारों ओर से घेर लिया। सिर्फ कार की शक्तिशाली हेडलाइट से सड़क को रोशन कर रहे थे। दूर तक फैले काले डामर पर आसपास मीलों तक कोई ढाबा, कोई गांव की बस्ती नहीं दिख रहे थे। बस सन्नाटा था, जो संगीत की धुन में भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। राहुल ने वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया और खुद को म्यूज़िक के हवाले कर दिया। उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि रात के अंधेरे में एक अनचाहा साथी उसकी यात्रा का इंतज़ार कर रहा था। लगभग 1 घंटे और 15 मिनट की ड्राइव के बाद जब राहुल एक सुनसान मोड़ से गुजर रहा था, उसे अचानक एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। गाड़ी थोड़ी बाएं दाएं हुई। क्या हुआ? उसने सोचा और स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन अगले ही पल गाड़ी ने एक अजीब सी लचक महसूस कराई और स्टीयरिंग थोड़ा भारी हो गया। राहुल का दिल तेजी से धड़का। उसने फौरन अपनी स्पीड कम की और धीरे धीरे गाड़ी को सड़क के किनारे ले आया। अरे यार, इसे भी अभी पंचर होना था, वो खींचते हुए बुदबुदाया। बाहर आकर उसने देखा गाड़ी का अगला दाहिना टायर पूरी तरह पिचक चुका था। राहुल ने आसमान की ओर देखा। चांदनी रात थे, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई रोशनी या ढाबा नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ हाईवे के किनारे सूखे पेड़ और दूर तक फैला सन्नाटा। उसने अपनी जैकेट की जीप बंद की, बूट खोला और उसमें से स्पेयर टायर जैक और पानी निकाला। ठंडी हवा उसकी त्वचा से टकरा रहे थे। रात की खामोशी में टायरों का घिसना और औजारों की खटखटाहट ही सुनाई दे रहे थे। उसने जैक सही जगह लगाया, नट ढीले किए और पिचक चुके टायर को सावधानी से उतारने लगा। पसीने की कुछ बूंदें उसके माथे से टपक कर नीचे गिरीं, जो शायद मेहनत या फिर हल्की घबराहट का नतीजा था। इस दौरान वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं हुआ। कोई साया नहीं आया, कोई अजीब आवाज़ नहीं आई। सिर्फ राहुल, उसकी कार और रात का सन्नाटा। लगभग 20 मिनट की मशक्क़त के बाद उसने नया टायर लगा दिया, जैक हटाया
नट कसें और औजार वापस बूट में रखें। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने हाथों को झाड़ा और गाड़ी में वापस आ गया। उसे राहत महसूस हुई कि उसने मुसीबत को टाल दिया था। एक आखिरी नज़र पीछे के शीशे में डाली, जहां सिर्फ अंधेरा और सुनसान सड़क दिखाई दे रहे थे, और फिर मुंबई की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। जैसे ही उसकी कार ने दोबारा गति पकड़ी, एक अदृश्य छोटा साया जो अब तक सड़क के किनारे या पेड़ों के बीच छुपा था, चुपचाप राहुल की कार के अंदर प्रवेश कर गया। वो ना दिखाई दिया, ना महसूस हुआ। राहुल को अपनी गाड़ी में किसी भी बदलाव की रत्ती भर का भी एहसास नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि वो अब अकेला नहीं था, और ये पंचर टायर केवल एक बहाना था उस अनचाहे मेहमान के लिए जो अब उसके साथ मुंबई की ओर बढ़ रहा था। मुंबई पहुंचते ही राहुल को थोड़ी राहत मिली। सुबह के 3 बज रहे थे और शहर की नीवरता उसे सुकून दे रहे थे। गाड़ी को अपनी पार्किंग में लगाते ही उसने एक गहरी सांस ली और फ्लैट की ओर बढ़ गया। थकावट इतनी ज्यादा थी कि वो सीधा बिस्तर पर लेट गया और एक गहरी नींद में खो गया। उसे लगा कि सारी परेशानी बस इसी थकान की देन है, जो एक अच्छी नींद के बाद छूमंतर हो जाएगी। अगले दिन राहुल देर से उठा। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रहे थे और एक पल के लिए उसे लगा कि सब कुछ सामान्य है। वो फ्रेश होने बाथरूम में गया और तभी उसने नोटिस किया उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें थी, जबकि बाथरूम में अच्छी खासी ठंडक थे और एसी भी चल रहा था। उसने सोचा, शायद रात की थकान अभी तक पूरी नहीं उतरी है। उसने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ऑफिस जाने के लिए खुद को तैयार करने लगा। ऑफिस में दिन भर उसे थोड़ी चिड़चिड़ाहट महसूस होती रही। उसकी एकाग्रता टूट रही थी। आमतौर पर वो अपने कोड में पूरी तरह डूब जाता था, लेकिन आज उसका दिमाग भटक रहा था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ रहा था, कभी किसी सहकर्मी की धीमी आवाज़ पर, तो कभी कॉफ़ी मशीन के धीमे होने पर। शाम तक उसे फिर से पसीना आने लगा, जो इस बार पहले से ज़्यादा था। उसका टी शर्ट हल्की हल्की भीगने लगा था। उसने खुद को समझाया, गर्मी का मौसम है और शायद काम का प्रेशर भी ज़्यादा है। अगले 2 दिनों में स्थिति और बिगड़ती गई। पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था, चाहे वो एसी में हो या दिन के साए में भी। चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया था कि वो अपने सहकर्मियों से भी हल्की बात पर बहस करने लगा, और घर पर भी उसकी माँ को उसकी बदली हुई आदत महसूस होने लगी थी। रात में उसे ठीक से नींद नहीं आ रहे थे, और जब आती भी थी तो बेचैन करने वाले सपने उसे जगा देते थे। कभी उसे खुद को एक अंधेरी सड़क पर दौड़ते हुए देखता, तो कभी बिना चेहरे वाले लोग उसके पीछे होते हैं। सुबह उठने पर उसे सिर्फ इन डरावने सपनों की धुंधली याद ही रह जाती। राहुल, जो अपनी तार्किक सोच और समस्याओं का हल करने की क्षमता पर बहुत भरोसा करता था, अब परेशान होने लगा था। ये सिर्फ थकान नहीं हो सकते थे, उसके शरीर और दिमाग में कुछ ऐसा हो रहा था जो उसके काबू से बाहर था। वो अपने लैपटॉप पर अपने लक्षणों का सर्च करने लगा, लेकिन कोई भी सटीक जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने डॉक्टर से मिलने का तय किया। क्लिनिक में डॉक्टर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। राहुल ने अपने सभी सिम्टम्स बताए,
लगातार पसीना, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, वो सारे अजीब सपने। डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया, ब्लड प्रेशर नापा और सब कुछ सामान्य। सवाल पूछे। आखिर में डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी थकान और तनाव की वजह से ऐसा होता है। आप थोड़े स्ट्रेस्ड लग रहे हैं और आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही। मैं कुछ विटामिन और हल्के सेडेटिव दे देता हूँ। बस आप थोड़ा आराम कीजिए, तनाव कम कीजिए और अपनी डाइट का ध्यान रखिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल को थोड़ी तसल्ली हुई। उसे लगा चलो कम से कम कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। उसने दवाइयाँ ली और घर आकर डॉक्टर की सलाह का पालन करने की कोशिश की। कुछ दिनों के लिए उसे लगा कि शायद डॉक्टर सही थे, सिम्टम्स थोड़े कम हुए, लेकिन फिर वो वापस लौट आए और इस बार पहले से भी ज़्यादा प्रबल होकर। अब राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर ने भी उसे कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। वो सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी भी रखी जहां उसके सभी दोस्त आए। वो उनके सामने खुश दिखने का नाटक करता रहा, हंसता बोलता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए थे, जिसका उसे अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ से आ रहे थे। कुछ दिनों के बाद, करीब 1 या 2 महीने के बाद ही, राहुल ने खुद को लटका कर आत्महत्या कर ली। कोई नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। वो रात को सो नहीं पाता था। दिमाग में अजीब सी आवाज़ें गूंजती थी। कोई नहीं जानता कि राहुल के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अरबी लोक कथाओं और प्राचीन किताबों के हिसाब से इफ्रित एक बहुत ही शक्तिशाली और घातक जिन्न होते हैं। ये जिन्न आग से बने होते हैं और इनकी आत्मा शापित होती है। आम जिन्नों से अलग इफ्रित गुस्सैल, स्वार्थी और निर्दयी माने जाते हैं। वो वीराने कब्रिस्तान, उजाड़ महल और बंजर मैदानों में रहते हैं। उनकी भूख आम भोजन से नहीं मिटती। इफ्रित इंसानी डर, आत्मा और ताजगी भरे खून से अपनी शक्ति पाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इफ्रित तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो मौत नहीं, बदतर चीज़ें तुम्हारे इंतज़ार में होती हैं। रात के तीसरे पहर, अमावस की वो काली रात थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे अदृश्य ताकत से हिल रही थीं और खेतों में दूर तक फैली हल्की सी धुंध हवा में घुलती जा रही थी। तभी गांव के पूरब की दिशा में पुराने शाही कुएं के पास एक लड़की की चीख सुनाई दी। उसका नाम था जैनब। जैनब गांव के पठान परिवार की अकेली लड़की थी। उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी और पिता बूढ़े थे। एक दिन वो पुराने कुएं के पास सूखी लकड़ियां बटोरने गई थी। तभी उसने कुएं की दीवार पर उकेरे गए कुछ अजीब से निशान देखे। तलवारें, रक्त और एक आकृति जो अधूरी थी लेकिन डरावनी। जैनब को नहीं पता था कि वो कुआं इस इफ्रित का दरवाज़ा है जो सदियों पहले ताबीज़ और मंत्रों से कैद किया गया था। जैनब की रातों की नींद गायब होने लगी। उसे हर रात अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े एक लंबे काले साए का आभास होता, जो कुछ नहीं कहता, बस देखता रहता।
उसकी आंखें लाल और बुझी हुई अंगारों जैसी थी। एक रात जैनब ने सपना देखा, वो कुएं के अंदर खड़ी है और उसके चारों ओर गीली मिट्टी की सैकड़ों कंकालें पड़ी हैं। एक सड़ा हुआ चेहरा उसकी ओर झुकता है और फुसफुसाता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं जैनब। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, शरीर पर नीले निशान और जबान पर अजीब लकीरें उभर आईं, जैसे किसी ने उसे कैद किया हो। गांव के पीर बाबा ने देखा तो कांप गए। ये इफरित का साया है और अब ये लड़की उसकी पसंद बन चुकी है। जैनब की दादी, जो सालों से चुप थे, उन्होंने बताया कि जैनब की माँ भी इफरित का ही शिकार हुए थे। दरअसल इफरित को हर 100 साल में एक खून से पवित्र लड़की चाहिए होती है, जिससे वो इंसानी रूप ले सके और दुनिया में चल सके। जैनब की माँ ने अपने प्राण देकर इफरित को दोबारा कैद किया था, लेकिन अब समय पूरा हो चुका था और इफरित फिर से जाग चुका था। पीर बाबा, जैनब और कुछ बुजुर्ग उस रात उस शाही कुएं के पास पहुंचे। पीर बाबा ने खून से सना हुआ एक ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक जमीन हिलने लगी, कुएं से काले धुएं का गुब्बार उठा और उसमें से एक आकृति उभरी, आधा इंसान आधा धुएं से बना प्राणी। वो इफरित था, लाल आंखें, सिंगों जैसा सिर और आग की सांस। जैनब ने कांपते हुए कहा, क्यों मेरे पीछे आए हो? इफरित ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और हवा में उसकी माँ की आवाज आई, जैनब, ये लड़ाई तेरी नहीं, ये हमारे खून की कीमत है। कुएं के चारों ओर मंत्र की अग्नि जली, मगर ठीक तभी जैनब बेहोश होकर गिर गई और इफरित धुएं में गायब हो गया। जैनब अगले दिन होश में आई, मगर उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थे। उनमें चमकती आग थी। गांव वालों का मानना था इफरित ने अब शरीर पा लिया है और वो शरीर जैनब का है। उसके पिता ने उसे गांव से दूर भेज दिया, लेकिन आज भी कभी कभी जंगलों में सफ़ेद चोगा पहने एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी आंखें अंगारों जैसी जलती हैं और जो कुएं के पास रात को अकेली बात करती है। शायद इफरित अब और भी शिकार ढूंढ रहा है, शायद अगली बारी किसी और की है, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। रात के लगभग 12:30 बजे थे। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली आखिरी पैसेंजर ट्रेन खाली सी पड़ी थी। ज़्यादातर डिब्बे अंधेरे और वीरान थे। उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा विक्रम, जो नौकरी के सिलसिले में देर से स्टेशन पहुंचा था। विक्रम जब डब्बे में बैठा तो उसे ये अजीब लगा कि पूरी ट्रेन में केवल वो ही अकेला है। खिड़कियों से बाहर धुंध छाई थी और हवा में सन्नाटा घुला हुआ था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। कुछ मिनट बाद अचानक उसने देखा कि सामने की बेंच पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। विक्रम हैरान हुआ, अभी तक तो वहां कोई नहीं था। औरत ने सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका था। उसने धीमी कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या वक्त हुआ है? विक्रम ने घबराते हुए जवाब दिया, 12:40। औरत हल्की हल्की हंसी, ठीक है,
आधी रात हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेन तेजी से अंधेरे जंगलों के बीच से निकल रहे थे। अचानक विक्रम को खिड़की में अजीब सी परछाइयाँ दिखने लगी, जैसे कई लोग ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे हों। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी। विक्रम ने आंखें मलकर देखा और उसका खून जम गया। खिड़की के बाहर दर्जनों बिना चेहरे वाले लोग ट्रेन के बराबर भाग रहे थे। उनके हाथ लंबे और हड्डियों जैसे पतले थे। वो चीखने ही वाला था कि बूढ़ी औरत ने घूंघट हटाया। विक्रम की सांस अटक गई। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और मुंह कानों तक फटा हुआ था। वो औरत हंसते हुए बोली, इस ट्रेन में जो चढ़ता है वो कभी अपने स्टेशन तक नहीं पहुंचता। विक्रम पसीने से भीग गया। उसने उठकर दूसरे डब्बे में भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, सारे डिब्बे लाशों से भरे पड़े थे। हर लाश की आंखें खुली हुई थी और सभी विक्रम को घूर रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ वापस अपनी सीट पर गिरा। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। बाहर अंधेरे में सिर्फ धुंध और अजीब आवाज़ें थी। तभी अचानक ट्रेन रुकी। विक्रम ने खिड़की से बाहर झांका। वहाँ कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान। पटरियों के दोनों ओर कब्रें दिखाई दे रहे थे। उसने कांपते हुए पूछा, ये कहाँ गए? बूढ़ी औरत पास आकर फुसफुसाई, यही तेरी मंजिल है। इसके बाद दरवाज़ा अपने आप खुला और बाहर से दो बिना चेहरे वाले लोग अंदर घुसे। उन्होंने विक्रम को पकड़कर बाहर खींच लिया। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंज उठे। अगली सुबह ट्रेन लखनऊ स्टेशन पहुंची। डिब्बे पूरी तरह खाली थे। टीटी को सिर्फ एक पुराना बैग मिला जिस पर लिखा था विक्रम, लेकिन विक्रम का कहीं कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं आधी रात को चलने वाली उस आखिरी ट्रेन में कभी सफ़र मत करना, क्योंकि उस ट्रेन में बैठने वाले कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।